कल जो जो बताया था वो सब करके देख लिया आप लोगों ने? हम्म। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। फंक्शंस इन पाइथन। तो अभी तक हमने बने बनाए फंक्शंस पे काम करना सीखा था। आज हमें अपना खुद का फंक्शन बनाना सीखना है, यूजर डिफाइन। ठीक है। तो फंक्शंस बनाने का प्लस पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। अब आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन बनाने का प्लस पॉइंट क्या होता है। जैसे आपको टास्क दे दिया गया, आपको पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है। मेरे पास एक कोई कॉमन स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को 10 बार मेरे को डिस्प्ले करना है सेम लोकेशन पे। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया था, लूप यूज किया था, है ना। तो जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन टास्क होता है और उसको सेम लोकेशन पे बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक प्रोग्राम में एक कॉमन टास्क है और उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो वहां पे तो आप लूप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लूप केवल सेम लोकेशन पे काम करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे काम नहीं करेगा। तो उस केस में आप उस स्टेटमेंट को बार बार आपको लिखना होगा। तो ऐसा ना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को मैं एक फंक्शन के अंदर एक बार मैं राइट कर दूंगा। और इस फंक्शन को जहां जहां हमें जरूरत होगी उसको बार बार मैं क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा। तो जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन टास्क होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है। तो फंक्शन बनाने का प्लस पॉइंट ये है कि एक बार आपने फंक्शन बना के रख लिया, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। समझ गए। और मान लो आपको बोल दिए गए, मैंने आपको पाइथन में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए, और हर प्रोजेक्ट में कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी है जिसको आपको हर प्रोजेक्ट में बार बार यूज करना है। तो वो कॉमन फंक्शनैलिटी हर प्रोजेक्ट में मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, उस कॉमन फंक्शनैलिटी का एक फंक्शन बना के रख लूंगा और उस फंक्शन की मैं एक लाइब्रेरी बना के रख लूंगा। और जहां जहां जरूरत होगी उसको मैं बार बार क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा। ठीक है। तो अगर आपको पाइथन में अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखना है, तो उसके लिए मस्ट है कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एक बार डिफिनीशन नोट करो, फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शंस आर generally a block of code which comprises a group of programming statement. It can provides an easy way for reusing a programming statement. It can also reduces the complexity of the program.
बेसिकली आपको ये डिफिनीशन नोट करना है, नोट करो। तो आपका फंक्शन जो है प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक। डिफिनीशन सबको समझ में आ गया? अब लिखो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस आर टू टाइप्स। दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन, या फिर इसको लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इतना हो गया? तो नाम से ही डिफरेंस समझ में आ रहा है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने प्रिंट नाम का फंक्शन पढ़ा था, आईडी पढ़ा था, टाइप पढ़ा था। जितने भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था, तो हर डेटा टाइप्स में हमने सबके लिए अलग अलग फंक्शंस और मेथड्स पढ़ा था। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, लिस्ट हैंडलिंग फंक्शन, टपल हैंडलिंग फंक्शन, डिक्शनरी हैंडलिंग फंक्शन, सारे पढ़े थे हमने। हम्म। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, और जिस पर्पज के लिए बनाया जाता है उसी पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने प्रिंट नाम का जो फंक्शन पढ़ा था, ये बेसिकली डिस्प्ले के लिए यूज होता है। इसको और अगर हम कहीं यूज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, और जिस पर्पज के लिए बनाया होता है उसी पर्पज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो हम बनाते हैं। हम जैसी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो रियल में आज हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बनाना सीखना है। ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अगर आपको कोई भी अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो अगर आपको पाइथन में कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, और दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी। अगर दोनों में से एक भी पार्ट अगर मैं हटा दूं,
तो हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसमें पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन, और दूसरा पार्ट होता है फंक्शन कॉलिंग। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। तो अभी जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखेंगे तो उसके दो पार्ट होंगे, एक डिफिनीशन पार्ट होगा और एक कॉलिंग पार्ट होगा, और दोनों का होना मैंडेटरी है। मान लो आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसको कॉल नहीं किया तो वो यूजलेस है। और जब तक आप फंक्शन डिफाइन नहीं करोगे, कॉल किसको करोगे? अब ये पॉइंट नोट कर लेना कि आप एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन आपको केवल एक बार डिफाइन करना होता है, कॉल आपको बार बार करना होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। तो लिख लेना, डिफिनीशन पार्ट ओनली वन टाइम आएगा और कॉलिंग पार्ट बार बार आएगा। ठीक है? अदरवाइज फंक्शन बनाने का कोई एडवांटेज नहीं होता। तो फंक्शन हमें डिफाइन केवल एक बार करना होता है, और उस फंक्शन को हमें कॉल बार बार करना होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। आ रही बात सर? तो डिफिनीशन पार्ट ओनली वन टाइम आएगा और कॉलिंग पार्ट मल्टीपल टाइम्स आएगा। इतना क्लियर है? तो फंक्शन को ध्यान से अच्छे से समझना। आगे की सारी क्लासेस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब तक आपको फंक्शन बनाना नहीं आएगा तब तक आप पाइथन में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंडेटरी है कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना ही आना चाहिए। और अगर आपको पाइथन में अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखना है तो उसके लिए भी मस्ट है कि आपको फंक्शन आना चाहिए। तो बिना फंक्शन के नॉलेज के आप ना तो कोई लाइब्रेरी बना सकते हो, ना तो कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है? अब लिखो, सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब अगर आपको पाइथन में कोई भी अगर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो सिंटेक्स क्या होगा? दो तरह के फंक्शन आप बना सकते हो। एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होता है। आपको जब मैंने प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बताया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक नॉन पैरामीटराइज और एक पैरामीटराइज। तो अगर आप कोई भी फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पैरामीटराइज। और फंक्शन बनाते समय अगर आपने कोई पैरामीटर दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज। तो दो तरह का सिंटेक्स होगा। तो नॉन पैरामीटराइज में, तो पाइथन में कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ नाम का कीवर्ड यूज करना होता है। कीवर्ड बताया था, 35 कीवर्ड होते हैं। तो उस कीवर्ड के लिस्ट में देखोगे तो आपको डेफ कीवर्ड मिलेगा। डेफ का मतलब होता है डिफिनीशन। तो आपको पहले डेफ नाम का कीवर्ड देना होगा, फिर फंक्शन का नाम देना होगा। फंक्शन के नेम में बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। तो इसका जो नेमिंग कन्वेंशन होगा फंक्शन नेम का, सेम वही होगा जो मैंने वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन लिखवाया था, है ना? फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड के नाम से नहीं हो सकता, स्पेस नहीं होगा, और फंक्शन का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना होगा, और इसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे। अगर आपने इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया तो वो फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा? पैरामीटराइज। तो अगर इसके अंदर आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो ये नॉन पैरामीटराइज होगा। समझ गए? इसके बाद आपको कोलन देना होगा, और कोलन देने के बाद जैसे ही आप इंटर करोगे आपका जो कर्सर है वो इंडेंट में आ जाएगा।
तो फंक्शन के अंदर सारा जो लॉजिक है वो सब इंडेंट में देना होता है। इंडेंट के बाहर अगर दे दिए तो तुरंत सिंटेक्स एरर आ जाएगा। अब उसके बाद आपको इंडेंट में डॉक स्ट्रिंग देना होता है। डॉक स्ट्रिंग जब भी दोगे डबल कोट के अंदर, और उसके बाद स्टेटमेंट आएगा। लिख लो। इतना समझ में आ रहा है सबको? मतलब तो अगर आपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं दिया तो नॉन पैरामीटराइज होगा, और पैरामीटर पास कर दिया तो पैरामीटर्स को ही आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। तो आर्गुमेंट्स बोलो या पैरामीटर्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है। डॉक स्ट्रिंग में बेसिकली आपको कमेंट देना होता है, मैसेज, कि ये फंक्शन करेगा क्या। तो डॉक स्ट्रिंग में आपको कमेंट लाइन देना होता है, और इसमें कमेंट लाइन हमेशा डबल कोट के अंदर देना होता है। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो हमें कमेंट लाइन देना होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश देते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट। लेकिन फंक्शन के अंदर जो आप कमेंट लाइन दोगे वो डबल कोट के अंदर दोगे। और ये कमेंट लाइन डॉक स्ट्रिंग, इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये ओनली यूजर के लिए होगा, कि आप कोई भी फंक्शन अगर बनाते हो और आपके फंक्शन को कोई भी दूसरा अनदर डेवलपर प्रोग्रामर अगर देखता है, तो इस कमेंट को, डॉक स्ट्रिंग को देख के समझ जाएगा कि ये फंक्शन आपने बनाया है किस लिए। कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो आपको फॉलो करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हैश दोगे तो काम नहीं करेगा, करेगा। है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो डॉक स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कमेंट लाइन। ठीक है। तो आप, और ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो ये देना मैंडेटरी होता है। ठीक है। सिंटेक्स सबको समझ में आ गया? तो दो तरह का सिंटेक्स होगा, एक नॉन पैरामीटराइज और एक पैरामीटराइज। चलो नेक्स्ट लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो रिटर्न टाइप्स और
पैरामीटर्स के बेस पे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को चार कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। तो जो हम पैरामीटर या आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं और रिटर्न टाइप के बेस पे अगर हम देखें तो फंक्शन आप चार टाइप का बना सकते हो। ठीक है। कौन कौन से? तो पहला जो फंक्शन हम बनाएंगे, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कोई डाउट? तो आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे, अलग अलग जब आप काम करोगे, तो वहां पे अलग अलग टाइप के फंक्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरा आपका टाइप है फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम पैरामीटर तो पास करेंगे लेकिन कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? और तीसरा जो टाइप है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तीसरा जो टाइप होगा, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो पैरामीटर भी हम जिसमें पास करेंगे और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। समझ में आ रही है बात? और चौथा टाइप है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी, सी प्लस प्लस, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल ये चार टाइप का आप फंक्शन बना सकते हो। इन चार के अलावा और किसी अनदर टाइप का फंक्शन आप नहीं बना सकते। ठीक है। अब इन्हीं को चारों को हमें वन बाय वन प्रैक्टिकली समझना है। ठीक। कोई डाउट? और किसी भी फंक्शन को अगर आपको रिटर्न टाइप का बनाना है, कोई भी फंक्शन को अगर रिटर्न टाइप का बनाना है तो उसके लिए फंक्शन के बॉडी के अंदर आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना होगा। बिना रिटर्न कीवर्ड यूज किए आप फंक्शन को रिटर्न टाइप का नहीं बना सकते। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जब क्लास मैंने करवाई थी तो जंपिंग स्टेटमेंट में रिटर्न कीवर्ड लिखवाया था। तो रिटर्न आपका एक जंपिंग का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने का काम करता है। और मैंने बताया था कि ये जो रिटर्न कीवर्ड है ओनली आपका फंक्शन में यूज होगा। रिटर्न कीवर्ड को आप कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप में यूज नहीं कर सकते। गलती से अगर यूज कर लिया तो सिंटेक्स एरर। रिटर्न ओनली यूज कहाँ पे होगा? फंक्शन में। ठीक है। तो बिना रिटर्न कीवर्ड यूज किए आप फंक्शन को रिटर्न टाइप का नहीं बना सकते। तो अब वन बाय वन एग्जांपल देखें। तो फर्स्ट हेडिंग डालो। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है। तो अभी मैंने बताया फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज करना है।
और जो भी कीवर्ड आप लिखते हो तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, ऑरेंज। बताया था आइडल में। तो मान लो मैंने एक ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया। अभी लिखो मत, पहले समझो। और इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। तो ये फंक्शन किस टाइप का बन गया, नॉन पैरामीटराइज। ठीक है। और डबल कोट में मैंने डॉक स्ट्रिंग दिया, मैंने लिख दिया कि ये फंक्शन करेगा क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो अभी इस कमेंट लाइन को देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये फंक्शन करेगा क्या। ठीक। और इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके बाद मैंने रन टाइम पे दो नंबर ले लिया, इंटर वैल्यू ऑफ ए और इंटर वैल्यू ऑफ बी। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। और प्रिंट करके मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक। अब देख के बताओ कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा। रन टाइम पे इनपुट लेगा और दोनों नंबर को क्या करेगा, सम करेगा। तो अभी इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट में ब्लैंक आएगा, एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक डिफिनीशन और एक कॉलिंग, और दोनों का होना मैंडेटरी। तो अब इस पूरे पार्ट को हम फंक्शन डिफिनीशन पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे। और आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया लेकिन आपने उसको कॉल नहीं किया, तो ये यूजलेस है, एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो। कुछ काम किया। रियल में आपका इंटरप्रेटर किसी भी लाइन को रीड कर ही नहीं रहा है। तो रियल में होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम में फंक्शन बनाते हो तो कभी भी डिफिनीशन वाला पार्ट पहले रीड नहीं होता, पहले कॉलिंग वाला पार्ट रीड होता है। अगर डिफिनीशन वाला पार्ट रीड हो रहा होता तो फिर तो हमें कॉलिंग की जरूरत ही नहीं थी, और आपका ये आउटपुट आना चाहिए था। आ रही बात समझ में। इसका मतलब एक भी लाइन रीड नहीं कर रहा, है ना। कोई डाउट। अगर एक भी लाइन रीड कर रहा होता तो एटलीस्ट सिंटेक्स एरर तो आता। आ गई बात समझ में। तो जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक ये फंक्शन यूजलेस है। इस फंक्शन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेमोरी तब तक एलोकेट नहीं होगी जब तक मैं इसको कॉल ना करूं। ठीक है। तो कॉल कैसे करेंगे। कॉल करने के लिए मैंने कुछ ऐसे कॉल किया, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉलिंग। अभी लिखना मत, पहले समझ लो, लिखना मत अभी। अब जैसे ही मैंने फंक्शन डिफिनीशन और कॉल दोनों कर दिया, अब आपका काम कर गया। कोई प्रॉब्लम आई। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरे को दो नंबर को ऐड करना था तो यहाँ पे मेरे को फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है। ये काम तो हम बिना फंक्शन के डायरेक्ट ये कर ही रहे थे। तो यहाँ पे फंक्शन बनाने का प्लस पॉइंट क्या रहा, है ना। तो अभी मैंने बताया था कि फंक्शन बनाने का प्लस पॉइंट क्या होता है। एक बार आपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब मैंने इस फंक्शन को एक बार कॉल किया, और कॉल करने के बाद मेरे पास ये कुछ दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और फिर से मैंने दोबारा फंक्शन को क्या किया, कॉल कर लिया। अगेन फंक्शन कॉलिंग। ठीक। इसका मतलब डिफाइन तो मैंने केवल एक बार किया है, और कॉल मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे दो बार किया। तो ये एडवांटेज है फंक्शन का। अब फंक्शन अगर नहीं बनाते तो ये काम आप कर पाते, दो बार। आ रहा है।
दो बार कॉल हुआ। अब रियल में ये काम कर कैसे रहा है समझ लो पहले, तब लिखना। तो रियल में जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो सबसे पहले तो डिफिनीशन पार्ट तो रीड हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले इंटरप्रेटर ने इस लाइन को रीड किया। ठीक है। तो जैसे ही इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड करेगा, तो वो चेक करेगा कि हमने ऐड नाम का फंक्शन कहीं पे डिफाइन किया है या नहीं किया है। अगर उसको डिफिनीशन मिल गया, तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा और इस फंक्शन के अंदर जाएगा। आई बात समझ में? और जब इस फंक्शन के अंदर जाएगा, तो ए और बी में रन टाइम पे इनपुट मांगेगा और ऐड करके और आपका ये डिस्प्ले कर देगा। और डिस्प्ले करने के बाद फिर वापस से आएगा फंक्शन के बाहर। और जब फंक्शन के बाहर आएगा, तो फिर अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला स्टेटमेंट चल गया। फिर अगेन जब इस वाले स्टेटमेंट को रीड करेगा, तो फिर से जंप करके कहाँ पे आएगा? फंक्शन के पास। फिर से अंदर जाएगा और सारा एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले कर देगा। क्लियर हुआ? तो रियल में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इंटरप्रेटर या कंपाइलर कभी भी डिफिनीशन वाले पार्ट को पहले रीड नहीं करता। किसको रीड करता है? कॉलिंग को। और बिना कॉलिंग के फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो यूजलेस है। दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी। तो अब फंक्शन बनाने का प्लस पॉइंट क्लियर हुआ। अब नोट कर लो। और ये फंक्शन जो हमने बनाया है वो किस टाइप का है? नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप। अगर जब तक मैं इस फंक्शन के बॉडी में रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करूंगा, तब तक वो रिटर्न टाइप का बनेगा ही नहीं। समझ गए? तो ये फंक्शन आपका जो बना, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप। क्लियर है? नोट कर लो। तो कुछ इस तरह से आपको अलग अलग फंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। तभी आप आगे चल के पाइथन में प्रोजेक्ट बना पाओगे और लाइब्रेरी बना पाओगे। हाँ जी, इतना हो गया सबका। अब दूसरा टाइप देखें। अब हमें फंक्शन कुछ ऐसा बनाना है जिसमें हम पैरामीटर तो पास करेंगे, लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यानी कि अब हमें पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है। अभी तक हमने ये जो फंक्शन बनाया है नॉन पैरामीटराइज है ना। हो गया। चलो दूसरा हेडिंग डालो। दूसरा टाइप हमें यूज करना है फंक्शन विथ आर्गुमेंट, बट फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है
जिसमें पैरामीटर तो पास करना है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो सेम इसी प्रोग्राम को अब मैं इस टाइप से बना सकता हूँ। एक ही प्रोग्राम को आप चाहो, अब यहाँ पे मैंने फंक्शन में दो पैरामीटर पास कर दिया, और फंक्शन के बाहर हमने रन टाइम पे दो नंबर ले लिया। और इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। नोट करो। अब आपका ये जो फंक्शन बना विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप। हाँ हो गया, बताऊं? अब ध्यान से इसका वर्किंग समझना, काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपका ये दोनों लाइन चलेगा, तो रन टाइम में आपका एक्स की वैल्यू लेगा और वाई की वैल्यू, है ना। उसके बाद जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल होगा, और जब कॉल होगा तो एक्स वाली वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी और वाई वाली वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद दोनों को ऐड करके ये डिस्प्ले कर देगा। फिर जैसे ही फंक्शन से बाहर आएगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। फिर दोबारा से जब आपका ये वाला लाइन चलेगा तो फिर से ये जंप करके यहाँ पे आएगा, एक्स वाली वैल्यू ए में चली जाएगी और वाई वाली वैल्यू बी में चली जाएगी, और दोनों ऐड करके डिस्प्ले कर देगा। आ गई बात समझ में? तो अगर आप फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर पास कर देते हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज। तो ये देखो,
तो जब आपने इसको रन किया तो देखो प्रॉपर काम कर रहा है। हमने डिफाइन एक बार किया है और कॉल दो बार किया है। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो हम पैरामीटर्स देते हैं फंक्शन के अंदर, दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। एक एक्चुअल आर्गुमेंट होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट, और एक फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। तो जब भी आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो पैरामीटराइज टाइप का, तो उसमें आपको दो टाइप के पैरामीटर या आर्गुमेंट मिलेंगे। कौन कौन से? एक एक्चुअल और एक फॉर्मल। अब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा एक्चुअल में और फॉर्मल में। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन डिफाइन करते समय आप जो भी पैरामीटर पास करते हो उस पैरामीटर्स को हम फॉर्मल आर्गुमेंट बोलेंगे। फंक्शन डिफाइन करते समय जो भी आप पैरामीटर्स पास करते हो हमेशा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल। और कॉल करते समय जो भी आप पैरामीटर पास करते हो उसको हमेशा एक्चुअल बोलेंगे। तो आपको ये बताना है कि एक्स और वाई यहाँ पे आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है और ए और बी आपका क्या है? फॉर्मल है। इतनी बात समझ में आ गई? और बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो हमेशा एक्चुअल आर्गुमेंट वाली वैल्यू फॉर्मल में कॉपी हो जाती है और वो सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करता है। हमेशा पहला वाला पहले में ही कॉपी होगा, दूसरा दूसरे में ही कॉपी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्स की वैल्यू बी में चली जाए और वाई की वैल्यू ए में चली जाए। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो हमेशा एक्चुअल आर्गुमेंट वाली वैल्यू फॉर्मल में क्या होती है? कॉपी हो जाती है। और ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करता है। पहला पहले में ही कॉपी होगा, दूसरा दूसरे में ही होगा। इतना क्लियर? अब आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट दोनों का नाम मैं अलग अलग रखूं। मैं इन दोनों का नाम सेम भी रख सकता हूं। लेकिन नाम अगर आपने सेम रख दिया तो आउटपुट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा बताने में कि कौन सा एक्चुअल है और कौन सा फॉर्मल है। तो आप एक्चुअल और फॉर्मल दोनों का नाम सेम भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों की मेमोरी अलग अलग जगह एलोकेट होती है। तो कंप्यूटर को तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कौन सा एक्चुअल है और कौन सा फॉर्मल है। तो इस वजह से जब भी हम एक्चुअल और फॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमेशा अलग अलग नाम रखते हैं। अभी तो रन करोगे, कोई प्रॉब्लम आई? ये देखो सब कुछ काम कर रहा है। तो अगर आपने एक्चुअल और फॉर्मल का नाम सेम भी अगर रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमेशा हम दोनों का नाम डिफरेंट रखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो दोनों टाइप का फंक्शन समझ में आ गया आप लोगों को, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। अब हम देखते हैं तीसरे टाइप का फंक्शन जो सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट्स में और लाइब्रेरी में, है ना। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम पैरामीटर भी पास करेंगे और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम पैरामीटर भी पास करें और ये वैल्यू भी रिटर्न करें। तो अभी लिखना मत, पहले देख लो। अब फंक्शन को रिटर्न टाइप का बनाने के लिए आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा। और इसके बाद मैंने इसको 1 वेरिएबल में स्टोर कर लिया।
अब एक बार इसको नोट करो। अब जो मैंने फंक्शन बनाया है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, तो जब तक आप फंक्शन के बॉडी के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन आपका रिटर्न टाइप का बन ही नहीं सकता। वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहा है। यानी कि आप एक ही प्रोग्राम चारों टाइप का फंक्शंस बना के आप कर सकते हो। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस फंक्शन का टाइप आपका क्या होगा, चेंज होगा। हाँ जी, इतना हो गया, आगे देखें। अब ध्यान से समझना ये काम करेगा कैसे। सबसे पहले जब आप रन करोगे तो सबसे पहले तो आपका ये दो लाइन एग्जीक्यूट होगा, और रन टाइम पे एक्स और वाई में क्या लेगा, इनपुट लेगा। उसके बाद जब आपका ये वाला लाइन चलेगा तो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा। एक्स वाली वैल्यू किस में कॉपी होगी, ए में, और वाई वाली वैल्यू बी में। फिर दोनों वैल्यू को वो ऐड करके सी में स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद सी की वैल्यू को वापस से ये रिटर्न करेगा किसके पास, फंक्शन के पास। तो ये सी वाली वैल्यू वापस किसके पास आएगी, फंक्शन के पास। और उसको मैंने एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को जहां जहां मैं डिस्प्ले करूंगा वो सी वाली वैल्यू आ जाएगी। आ गई बात समझ में। अब इस तरह का अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ तो इसका प्लस पॉइंट आपको क्या मिला, अगर इस फंक्शन की वैल्यू को अगर आपको अलग अलग जगह पे बार बार यूज करना है तो बार बार फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने फंक्शन को कॉल करके एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब जहां जहां मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा वहां वहां पे सी की वैल्यू आ जाएगी। इसके पहले जो मैंने पहला और दूसरा टाइप का जो फंक्शन बनाया था वहां पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू को यूज करने के लिए बार बार फंक्शन को कॉल करना पड़ा था। आ गई बात समझ में। तो वर्किंग सबको क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है, नोट कर लो। तो अलग अलग टाइप का फंक्शन सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो ये फंक्शन जो हमने बनाया विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, तो अगर आप फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न कीवर्ड अगर यूज कर लेते हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम रिटर्न टाइप का फंक्शन बोलेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें। तो अभी आपको चारों टाइप का फंक्शन बनाना आना चाहिए। अब किस सिचुएशन में आप कौन सा फंक्शन बनाओगे, आगे मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब आपको कौन सा फंक्शन बनाना है। ठीक है। तो आगे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो अलग अलग
रिक्वायरमेंट आपको जब मिलेगी तो उस रिक्वायरमेंट में आपको सोचना होगा कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम किस टाइप का फंक्शन बनाएं। ठीक है। तीनों टाइप हो गया। अब लास्ट है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। मतलब अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम पैरामीटर तो पास नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न करेगा। नोट कर लो। अब ये हमने चौथा टाइप का फंक्शन बनाया जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न करेगा। कल मैं आप लोगों को इस फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा बनाने के लिए। और कल मैं पाइथन में पहला प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए। तो आपके पास 3 दिन का टाइम होगा। मंडे को दिखाना होगा। ठीक है। तो इसी फंक्शन पे कल मैं बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा और एक पहला प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए। और उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो जो आपने पढ़ा है पाइथन में वो सारी चीजें यूज होंगी। ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, जंपिंग स्टेटमेंट, फंक्शन, लिस्ट, सब कुछ यूज होगा। इनफाइनाइट लूप, सब कुछ उसमें यूज होगा। तो उस प्रोजेक्ट को अगर आप कर लेते हो तो एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि सबको एक साथ कंबाइन करके हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। अभी तक सारे कॉन्सेप्ट आपने अलग अलग सीखा। अब आपको सबको मर्ज करके एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाना है। समझ गए? तो इसका वर्किंग समझ में आ रहा है कैसे काम करेगा? तो जैसे ही आप रन करोगे सबसे पहले ये वाला लाइन चलेगा। तो जैसे ही ये चलेगा ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा और ए और बी में रन टाइम पे इनपुट लेगा और सी में दोनों को ऐड करके और ये वैल्यू वापस से फंक्शन के पास रिटर्न करेगा। और उसको हमने एक वेरिएबल में क्या किया? स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को जहां जहां मैं डिस्प्ले करूंगा वहां वहां पे सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये फंक्शन किस टाइप का बना? हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, नॉन पैरामीटराइज है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करेगा। है ना? काम कर रहा है प्रॉपर।
तो इस तरह से अब आप लोगों को चारों टाइप का फंक्शन समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है। तो एक बार आप लोग इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से, फंक्शंस का। अब इसी के बेस पे मैं मल्टीपल असाइनमेंट्स कल आप लोगों को दूंगा और प्रोजेक्ट्स दूंगा। ठीक है। उसके बाद कल हम एडवांस फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है। फिर इसी फंक्शन के बेस पे आगे हमें चल के लाइब्रेरी बनाना सीखना है। ठीक है। तो ये सारा आज आप लोग कर लेना, कल आगे हम करेंगे।